आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर पुनः क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज जो है हम सेकेंड यूनिट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट का जो नाम है केमिकल बॉन्डिंग या रासायनिक बंध के नाम से ये जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा। अच्छे खासे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, कैसे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, तो एक बार ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। हम इसमें क्या देखेंगे कि जैसे देखिए, अगर कोई भी मान लीजिए अणु है, अणु को आप क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं ऐसा। और मान लीजिए कोई अणु कैसा है, मान लीजिए कोई XY आपका एक अणु है, तो ये जो इसका X है एक परमाणु कहलाता है और Y जो है एक परमाणु कहलाता है। मतलब हम इसको एटम के नाम से जानते हैं या किस नाम से जानते हैं, परमाणु के नाम से जानते हैं ऐसा। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि वास्तव में X और Y जो है किस तरह की अट्रैक्शन फोर्स से आपस में जुड़े हैं, इनके बीच किस तरह का फोर्स जो है, किस तरह का बल काम कर रहा है और एक्स वाई के साथ रिएक्शन क्यों कर रहा है, क्यों कंबाइंड हो रहा है, क्या कारण है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ बंध का निर्माण करता है, क्या कारण इसका है। फिर हम देखेंगे कि अगर एक एटम दूसरी एटम के साथ बंध बनाना चाहता है तो किस किस प्रकार के बंध वो बना सकता है, कैसे कैसे प्रकार के बंध बन सकते हैं। हम फिर देखेंगे कि जब बंध बनते होंगे तो उनके बीच आकार कैसा होता होगा, उनके बीच का बॉन्ड एंगल कैसा होता होगा, साथ ही साथ उनकी आकृति किस तरीके की होगी। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बेसिक लेवल का चैप्टर है और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहली जो डेफिनेशन हमारे दिमाग में आती है, सबसे पहली बात ये आती है कि रासायनिक बंध कहते किसे हैं, केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई भी दो परमाणु हैं, दो एटम हैं, अब इन एटम के बीच का जो आपस में अट्रैक्शन फोर्स है, जिस अट्रैक्शन फोर्स के नाते ये दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं, उसी को हम किस नाम से जानते हैं, उसी को हम रासायनिक बंध का नाम देते हैं। दो हो सकते हैं, तीन एटम हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स वेरी करेंगे। तो डेफिनेशन के फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो किसी अणु में उपस्थित वे बल जो परमाणुओं को एक दूसरे से बांधे रखते हैं रासायनिक बंध कहलाते हैं। तो रासायनिक बंध का मतलब है ऐसा फोर्स, ऐसा बल जो एटम को एक दूसरे में बांधे रखता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक बंध। इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो केमिकल बॉन्ड इज द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर द एटम्स आयंस इन अ मॉलिक्यूल। एटम और आयंस को आपस में साथ में रखता है या होल्ड करके रखता है। तो रासायनिक बंध को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगला जो हम देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं संयोजकता किसे कहते हैं या वैलेंसी किसे कहते हैं। तो इसे मैं मिटा रहा हूं यहां से। देखिए, संयोजकता या वैलेंसी क्या होती है। ऐसे बच्चे जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को बताएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट होगा संयोजकता। संयोजकता या इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। संयोजकता या वैलेंसी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, संयोजकता किसे हम कहेंगे, तो संयोजकता क्या है। मान लीजिए एक आपका X एटम है और ये क्या कर सकता है, दो Y एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है। तो इस X की संयोग करने की क्षमता कितनी है, तो इसकी संयोग करने की क्षमता दो परमाणुओं के साथ है ना ऐसा। ये दो परमाणु Y एंड Y के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये Y अगर आप देखें तो ये केवल किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, X के साथ। तो X किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, केवल एक परमाणु के साथ ये बॉन्ड का निर्माण कर सकता है ऐसा। तो यानी कहने का ये सेंस है कि X की संयोजन क्षमता 2 है और Y की संयोजन क्षमता 1 है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देखें तो देखिए, जैसे H2O ऐसे देखिए,
देखिए ये ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, लेकिन ये हाइड्रोजन देखिए केवल एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो यहां पर ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोग करने की क्षमता 2 के साथ है, तो इसकी संयोजकता 2 कहलाती है। और हाइड्रोजन केवल एक के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। एरोप्लेन जा रहा है, रुक जाते हैं, निकल जाने दीजिए उसी को पहले। ओके, तो ये संयोजकता हम देख रहे हैं। संयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु के संयोग करने की क्या क्षमता होती है। तो अगर मुझे डेफिनेशन लिखना होगा संयोजकता किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता, किसी परमाणु के संयोग करने की क्षमता उसकी संयोजकता कहलाती है, उसकी संयोजकता कहलाती है ऐसे। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे? संयोग करने का मतलब होता है द reacting capacity of an atom with other atom is called as, क्या कहलाएगा? वैलेंसी। अच्छा, रिएक्टिंग कर लेते हैं इसको, रिएक्टिंग कैपेसिटी, द रिएक्टिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विथ अदर एटम्स इज कॉल्ड एज वैलेंसी। तो वैलेंसी को हम ऐसे दे सकते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हमें देना है तो H2O का एग्जाम्पल दे सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोग करने की क्षमता 2 है, अतः इसकी वैलेंसी या संयोजकता 2 है, और हाइड्रोजन के संयोग करने की क्षमता 1 है, अतः इसकी संयोजकता 1 मानी जाएगी। तो हम इस तरह से वैलेंसी को भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें कुछ और भी चीज़ों को। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, ऐसे बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और भी बच्चों को आप बताइए जिससे कि और बच्चे इसका लाभ उठा सकें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। नेक्स्ट, संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अभी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको समझना है। अगर आप इंग्लिश में इसे लिख रहे हैं तो इसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक थियरी ऑफ वैलेंसी, ऐसा। और ये प्रपोज किया गया है 1913 में। 1913 नहीं है ना, 1916, नॉट 13, 1916 है। 1916 में प्रपोज किया गया है। ये थियरी बताएगी कि वास्तव में जो है एटम्स जो है आपस में संयोग क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है जिसके नाते एटम्स जो है आपस में संयोग कर रहे हैं। तो इसको जो थियरी मेन जो पॉइंट, इसके 3 पॉइंट्स हैं, और ये तीनों पॉइंट इसी बात को बताएंगे कि एक्चुअली जो है एटम आपस में संयोग क्यों करते हैं। तो जैसा देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, इसको देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कौशल। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में हो जाएगा CKOSSEL, कौशल तथा लुइस। ये इन्होंने ही दिया हुआ है, कौशल और लुइस ने दिया हुआ है। लुइस की स्पेलिंग LEWIS, तो लुइस ने इसे दिया हुआ है। क्या मेन पॉइंट्स इसके हैं? तो ये कहता है कि जो भी परमाणु संयोग कर रहे हैं, ये वास्तव में क्या कर रहे हैं, अपने वाहितम कोश में क्या चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ऐसा।
क्यों 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं? क्योंकि वाह्यतम कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका विन्यास है? तो ये अक्रिय गैसों का विन्यास है। ऐसा हीलियम को छोड़ के, हीलियम में क्या है? हीलियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो सभी परमाणु इसीलिए संयोग कर रहे हैं एक दूसरे से कि सभी ये चाह रहे हैं कि अंतिम जो ऑर्बिटल है, जो सबसे वाह्यतम ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाए? 8 हो जाए। तो ये सभी का इसीलिए परमाणु एक दूसरे से संयोग कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस, कह रहा है पहला पॉइंट इसका यही है कि भाई हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पहली बात इस थ्योरी में बताई जा रही है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसा एक्सेप्ट हीलियम ऑल द नोबल गैस हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। ऐसे लिख सकते हैं पहला पॉइंट। तो ये पहला पॉइंट बता रहा है। अगला पॉइंट बताएंगे, अगला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, वो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऐसे तत्व या ऐसे परमाणु, ऐसे तत्व जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे रासायनिक संयोग से 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन वाह्यतम कोश में नहीं है, वही रिएक्शन कर रहे हैं, वही एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि वाह्यतम कोश में कितना हो जाए? वाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये बातें कौन बता रहा है? कॉसेल एंड लुईस बता रहे हैं। किसमें? संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में। तो ये 2 पॉइंट हम देख लिए कि भाई सब हीलियम को छोड़ के जितने भी अक्रिय गैस हैं उनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो सभी इसी प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। और तीसरा और अंतिम पॉइंट इसका है कि भाई तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या है? कह रहे हैं कि भाई तीसरा और अंतिम पॉइंट क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए, यानी अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए परमाणु क्या करते हैं? परमाणु जो है, परमाणु इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? आदान प्रदान, अथवा भाई आदान प्रदान तो केवल थोड़ी है, अथवा साझेदारी करते हैं। ये तभी बॉन्ड बनता है। तो ये तीनों बातें कौन बता रहा है? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमें बता रहा है। तो इन्हीं पे बेस्ड हमारा पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग है। पहली बात कि 8 इलेक्ट्रॉन जो जिसके पास बाह्य कोश में होगा वो स्टेबल है, जैसे अक्रिय गैस है। ऐसे तत्व जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या कर रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग्स बना रहे हैं जिससे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं। अब ये जो केमिकल बॉन्डिंग्स बन रही हैं वो क्या
हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से भी हो सकता है अथवा साझेदारी से भी हो सकता है। तो ये क्या है, हमारा संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। अब हम देखने जा रहे हैं कि वास्तव में जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान या साझेदारी से बंध बन रहे हैं वो रासायनिक बंध कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक होगा रासायनिक बंध के प्रकार। नेक्स्ट है रासायनिक बंध के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रासायनिक बंध के प्रकार। अब यहां से हमारा इसका मेन टॉपिक शुरू हो रहे हैं। तो नेक्स्ट है रासायनिक बंध के प्रकार। रासायनिक बंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ऐसा तो हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान साझेदारी के बेसिस पर हम कहते हैं कि जो रासायनिक बंध होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जो सबसे पहला होगा उसे हम किस नाम से जानेंगे, सभी इसे जानते होंगे, बहुत ही आसानी से जानते होंगे। उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। तो पहला जो हमारा होगा उसका नाम होगा वैद्युत संयोजी बंध, या इसे और किस नाम से जानते हैं, अथवा आयनिक बंध, अथवा आयनिक बंध। इंग्लिश में अगर हम लिख रहे हैं इसे तो हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और आयनिक को आयनिक ही लिखते हैं, और आयनिक बॉन्ड। ऐसा तो वैद्युत संयोजी बंध होगा या फिर आयनिक बंध होगा। हम एक एक करके इसको देखते भी चलते हैं और फिर लास्ट में हम इसको कंपाइल कर लेंगे। देखते चलते हैं। तो पहला हमारा वैद्युत संयोजी बंध है। तो वैद्युत संयोजी बंध कैसे बनता है, किन एटम्स में ऐसा होगा, इसको हम देखने जा रहे हैं। तो जब वैद्युत संयोजी बंध की हम बात करते हैं तो वैद्युत संयोजी बंध हमेशा क्या होगा कि अगर एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु ये है, एक एटम X है दूसरा एटम Y है, तो ये क्या होगा कि एक एटम जो होगा दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसा क्लियर है। और जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज आएगा। सपोज क्या एक इलेक्ट्रॉन दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है तो इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव आयंस बनते हैं तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, एक यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण बल काम करने लगता है, जिसके कारण X और Y जो है आपस में जुड़ जाते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही प्रबल होता है। ये जो आप देखते हैं इसे बहुत ही प्रबल माना जाता है और इसे हम कहते हैं क्या चीज़, इलेक्ट्रोवैलेंट फोर्स। जैसा नाम है उसी के हिसाब से आप फोर्स लिख सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि जब भी वैद्युत संयोजी बंध बनता है तो इसमें परमाणुओं के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसा जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा उतना पॉजिटिव चार्ज उस परमाणु पर आएगा, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा उतना ही इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं, अथवा हम उसे कहते हैं आयनिक बंध। तो बहुत ही आसान सी बात है, बहुत ही ईजिली हम इसको समझ सकते हैं। तो कैसे हम समझ सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस बात को ज़रा देखते हैं। डेफिनेशन बाय डेफिनेशन हम लिखे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि दो परमाणुओं के मध्य, ये डेफिनेशन हो जाएगा, दो परमाणुओं के मध्य, मध्य का मतलब दोनों के बीच में, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, ट्रांसफर, स्थानांतरण से जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उसे किस नाम से जानेंगे, उसे हम
उसे हम वैद्युत संयोजी बंध अथवा आयनिक बंध के नाम से जानते हैं। अगर आप इंग्लिश में से लिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन between two or more atoms is called as इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। तो भाई कहेंगे एग्जाम्पल दिखाइए सर, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है? तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे NaCl का बनना। सबसे सिंपल एग्जाम्पल ये है कि भाई NaCl का बनना। तो NaCl कैसे बन रहा है इसको जब देख लेते हैं। तो देखिए सोडियम है, ऐसा सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। अगर हम Cl को देखें तो Cl में का परमाणु क्रमांक है 17, इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 287। ऐसा देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अभी को हमने सिद्धांत देखा है जो आपको कौशल एंड लुईस ने दिया था। तो क्या होगा कि देखो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से कम कर दिया जाए तो देखिए सबसे वाई कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसके वाई कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो होता यही है, होता क्या है कि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाते हैं और Cl का क्या करते हैं 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो 2 4 2 6 और 1 7 ऐसा। अब क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा कहां पर? इस Cl पर ऐसा। और जैसे ही ट्रांसफर एक इलेक्ट्रॉन का हुआ है तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज 1 आएगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो 1 प्लस चार्ज आएगा, और Cl के ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस चार्ज ऐसे आ जाएगा ऐसे। तो इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, और ये जो आपके NaCl है ये जो है आपस में अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। तो पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल भी आपको हम करके दिखाते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल भी अगर हम इसका लेना चाहें तो हम इसका क्या ले सकते हैं। तो हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं कि क्या हो सकता है इसका दूसरा एग्जाम्पल। तो दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है LiF, लिथियम फ्लोराइड, LiF। ये भी बिल्कुल वैसे एग्जाम्पल है। लिथियम की अगर हम बात करते हैं तो लिथियम में 3 जो है इसका परमाणु क्रमांक है, तो कैसे लिखा जाएगा 2 और 1। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो इसमें परमाणु क्रमांक 9 है, कैसे लिखा जाएगा 2 and 7। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में है और 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिटल में है, एक अंतिम में है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाएगा तो सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन किसका? हीलियम का है। तो हीलियम का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर हम दिखाना चाहेंगे तो हम देखिए कैसे दिखाएंगे कि लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास क्या है 2 2 4 2 6 और 7। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो लिथियम के ऊपर क्या आएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फ्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लिथियम फ्लोराइड को भी देख सकते हैं कैसे ये बना हुआ है। तो ये अगला एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, और 2 एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसमें आगे देखते हैं हम लोग हैं वैद्युत संयोजी यौगिक के गुण। वैद्युत संयोजी यौगिक के क्या गुण हो सकते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कहता है कि वैद्युत संयोजी यौगिक किसे कहते हैं तथा इसके प्रमुख गुणों को बताएं। तो प्रमुख गुण भी हमें जानना होगा। प्रमुख गुण जानने से पहले हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए सपोज हम करते हैं कि NaCl है ऐसा, अगर हम NaCl को लेके चलते हैं तो सारे इसके जो गुण हैं इस NaCl को लेकर के हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं। तो जब देखिए यहाँ पर अगर आप NaCl की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि Na के ऊपर +1 चार्ज था और Cl के ऊपर -1 चार्ज है ऐसा।
तो यानी कहने का मतलब है कि ये किससे मिलके बने होते हैं, ये धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों से मिलके बने होते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट भी हमारा ये है कि ये धनावेशित तथा ऋणावेशित आयनों से बने होते हैं। तो हमेशा एक धनावेशित आयन होगा और एक ऋणावेशित आयन होगा। इंग्लिश लिख रहे हैं तो दे आर कंपोज्ड पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। दे आर कंपोज्ड ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब देखिए इनके बीच जो है बहुत ही मजबूत अट्रैक्शन फोर्स है ऐसा। तो जब कभी भी आपको इनके आयन को अलग करना होगा तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, और जब ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी तो इसका मतलब है कि इनका चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट बोलें, चाहे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट को हम कहते हैं गलनांक, क्वथनांक कहते हैं, इसे कहते हैं क्वथनांक, और मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं गलनांक, जिस पर वो मेल्ट करता है ऐसा। तो चूंकि इसको तोड़ने के लिए काफ़ी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है तो हम कहते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। तो दे हैव हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। तो ये भी हम पॉइंट को लिख सकते हैं। अब देखिए चूंकि पॉजिटिवली चार्ज्ड NaCl की बात कर लेते हैं, NaCl की बात करते हैं। तो देखिए पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो जब कभी भी आप इसे घोलेंगे तो मान लीजिए हमने किस में घोला, वाटर में घोला, तो वाटर को जब देखिए यहाँ पे देखिए वाटर है ऐसे, तो यहाँ पर भी क्या होता है, पार्शियल क्या आता है, पार्शियल यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और पार्शियल यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब इसको आगे देखेंगे कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है। तो अब क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है ऐसा, एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ भी लगने लगता है, आकर्षण बल, इसके नाते ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करता है। ऐसे अगर दूसरा मॉलिक्यूल होगा, अगर हम मान लेते हैं दूसरा मॉलिक्यूल इधर बना देते हैं वाटर का, तो निगेटिव चार्ज इधर कर दे रहे हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। अब क्या होगा, इस अट्रैक्शन के नाते क्या होगा, ये जो आपका आकर्षण बल ये कम हो जाएगा और क्या होंगे, एटम्स जो होंगे टूट जाएंगे। तो ये उन्हीं विलायकों में विलयशील है, घुलनशील है, जिनमें क्या होगा, ऐसे पोल पाए जाते हैं, ध्रुव पाए जाते हैं। अगर ये पोल नहीं पाए जाएंगे तो उसमें ये घुलनशील नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो अगर ये अट्रैक्शन फोर्स कम नहीं होगा तो ये घुलनशील नहीं होगा। तो ध्रुवीय विलायक कौन कौन से हमारे पास हैं, हमारे पास दो हैं, एक वाटर है और एक कौन सा है, अमोनिया है, NH3 है। तो हमारे जितने भी आपके वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उसमें घुलनशील होते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ये जल अमोनिया जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय परंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं। कार्बनिक विलायक का मतलब जैसे बेंजीन है, कोई चार्ज नहीं है बेंजीन पर, तो उसमें ये घुलनशील नहीं होंगे। इंग्लिश लिख रहे हैं तो दे आर डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, क्या कहते हैं, polar solvent, they are dissolved in polar solvent and they are not dissolved in organic solvents। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व नहीं होंगे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला देखिए, जब भी ये विलयन में या घुलनशील अवस्था में होंगे तो विद्युत के सुचालक होंगे। क्यों भाई सुचालक होंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए NaCl है, ऐसे है, NaCl जब भी टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। यानी जब कभी भी ये घुलनशील अवस्था में होगा, अपने आयनों में टूटा हुआ रहेगा, तो देखिए हमेशा चार्ज के फॉर्म में रहेगा ऐसा। और चार्ज क्या है भाई, इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स होते हैं। तो इसीलिए लिखा जा रहा है कि ये विलयन अथवा गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये पॉइंट था हमारा। अगला देखिए, ये क्रिस्टलीय ठोस हैं, मतलब इसमें अणु नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड जो होते हैं वे नॉन डायरेक्शनल हैं, अदिश हैं। मतलब देखिए यहाँ पे NaCl अगर बन रहा है ऐसे, तो NaCl आप इधर से भी बना सकते हैं ऐसे, और NaCl को अगर हम बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएं तो देखिए ऐसे भी हो सकता है ऐसे। तो इसीलिए हम कहते हैं जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, अदिशात्मक होता है, कोई इसकी दिशा नहीं होती है। तो ये बॉन्ड हमेशा अदिशात्मक है। कौन सा, ये वैद्युत संयोजी बंध जो है।
तो इसके नाते क्या है, ये हमेशा क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, अणु के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। इसके नाते ही इसका निश्चित आकार भी नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स जो है हम इस वैद्युत संयोजी यौगिक का लिख सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी के इसके जो 2 टाइप्स हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।